कायिक प्रवर्धन हम देख रहे हैं, जो अलैंगिक जनन देख रहे हैं पादपों में, वो जड़ के द्वारा भी हो सकता है। जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़ भी क्या कर सकता है, कायिक प्रवर्धन में यूज हो सकता है। यहाँ पे जड़, और साथ ही साथ देखिए यहीं पे ये भी कर लेते हैं पत्ती के द्वारा, पत्ती के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन हो सकता है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है ना, वो पत्ती का ही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है वो पत्ती का ही पूछा जाता है। जड़ वाला तो थोड़ा कम पूछ लेते हैं, तने वाला फिर भी थोड़ा कम पूछ लेते हैं, पत्ती सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना। तो जब जड़ की बात करते हैं तो जड़ों में है हमारे पास, अब यहाँ पे हमें थ्योरी क्या बनानी है, हमें लिखना क्या है, जब जड़ कैसे काम कर रहे हैं, जड़ मदद कर रहे हैं कायिक प्रजनन में। तो यहाँ पे किसकी किसकी जड़ें इस्तेमाल होती है पता है, एक तो हो गया आपका शकरकंद, शकरकंद की जड़, शतावरी का पौधा सुना होगा आपने, शतावल या शतावरी बोलते हैं, शतावर, शकरकंद, शतावर, सिर्फ उदाहरण याद रखने आपको। और डहेलिया, डहेलिया के पौधे में भी जड़ काम करता है, जड़ से ही कायिक प्रवर्धन होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ब्रायोफिल्लम, यही याद रखना है और बस यही याद रखना है। ब्रायोफिल्लम के अंदर मेनली यहाँ पे आपको ना उदाहरण ही याद रखते हैं। ब्रायोफिल्लम में क्या है देखेंगे, ब्रायोफिल्लम में जो इसकी लीव्स होती है, ब्रायोफिल्लम की जो पत्ती होती है, ब्रायोफिल्लम की लीफ के, ब्रायोफिल्लम के लीफ के कक्ष के अंदर, इसके अंदर लीफ के अंदर क्या होती है, यहाँ पे कक्षस्थ कलियां निकलती है। यहाँ से क्या निकलती है, कक्षस्थ कली निकलती है। और यही कली जो यहाँ पे है, ये पत्ती गिरती है, ये कली गिरेगी नीचे, और वहां से नीचे से ये जो कक्षस्थ कलियां हैं, ये फिर से नया पादप उगाने में मदद करती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल याद रख लेना ब्रायोफिल्लम, यहाँ पे उदाहरण याद कर लेना ये वाले। क्लियर है बच्चे? तो ये आपके कुछ उदाहरण हो गए, कुछ उदाहरण हो गए, और इनके कुछ डायग्राम्स भी आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। जैसे ये हो गया आपका आलू, आलू जो क्या है, कंद है ना, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये क्या हो गया आपका, अदरक हो गया जो प्रकंद है, कंद हो गया, प्रकंद हो गया। इसके बाद ये है बेटा ब्रायोफिल्लम, ये दिख रहा है आपको, ये ब्रायोफिल्लम की लीफ है। ब्रायोफिल्लम को बहुत से लोग जानते भी होंगे, इस ब्रायोफिल्लम को अजूबा का पेड़ भी बोला जाता है ना, अजूबे का पेड़, अजूबा। यहाँ पे ये कक्षस्थ कलियां निकलती हैं, इसके पत्तियों के अंदर क्या निकलती हैं, कक्षस्थ कलियां, और ये कलियां फिर से नया पादप बना देती है। यहाँ पे स्टेम की बात कर रहे हैं तो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये स्टेम। यहाँ पे एक रोजेट बन रहा है, झुंड। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा एक नया रोजेट, जहां पे भी नोड है। तो ये नोड जो है यहाँ पे जलकुंभी के अंदर, पिस्टिया हिंदी, चलो आज पिस्टिया और इकोनिया मतलब जलकुंभी के अंदर ऐसी संरचनाएं पाई जाएंगी, जहां पे जो संरचना है वहां से तना निकला, और तने से ही क्या हो जाएगी, आगे का काम बढ़ जाएगा। ये तने में जहां पे भी नोड्स आती रहेंगी, जैसे मान लो एक तना का यहाँ से हिस्सा निकला, यहाँ पे नोड है, तो यहाँ पे भी पौधे का पूरा यहाँ पे गुच्छा लग जाएगा। तो इससे ये हो गया इसका तने के द्वारा भूविस्तार। क्लियर बच्चे? तो आपके सारे उदाहरण और कहानियां अलैंगिक जनन वाली खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने बात कर लिया था बेटा
हम लोगों ने बात कर लिया था, डिस्कस कर लिया था कि जब भी हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारा मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सेक्स इन्वॉल्व ही हो। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बहुत अच्छे से सिखाया था कि बेटा यहां से आप हमेशा एक चीज याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा कैसा होगा, द्विपैत्रिक होगा। यस और नो, कैसा होगा, द्विपैत्रिक, बाई पैरेंटल। हमेशा ये द्विपैत्रिक होगा, बाई पैरेंटल होगा। यहाँ पे दो पितृ की आवश्यकता होगी और ऐसे जगह पे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं और दो पितरों की बात करते हैं तो बहुत से बार परिस्थिति ऐसी होती है जंतुओं में भी और पादपों में भी, जहां पे जो नर व मादा है वो एक ही शरीर के ऊपर होते हैं। जहां पे नर व मादा क्या होते हैं, एक ही शरीर के ऊपर होते हैं। समझेंगे, बहुत बेसिक बेसिक सी बात है। द्विपैत्रिक चाहिए, एक चाहिए आपका नर और दूसरा चाहिए आपकी मादा। क्लियर बच्चे? बहुत से बार ऐसा होता है, ध्यान देंगे, नर व मादा दोनों एक ही शरीर पर विद्यमान रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि नर व मादा क्या हो, दोनों एक ही शरीर पर विद्यमान हो, एक ही जगह प्रेजेंट हो, विद्यमान रहते हैं। ऐसा संभव है। जब भी ऐसी स्थिति होगी, नर व मादा एक साथ होंगे, इसे हम बोलते हैं दोनों एक साथ है, इसलिए उसे बोलते हैं उभयलिंगी। ऐसे शरीर को जहां पे नर व मादा दोनों एक साथ है उसे उभयलिंगी या उभय लिंगाश्रय बोलते हैं। या क्या बोलते बेटा, उभय लिंगाश्रय, दैट इज कॉल्ड है जहां पे दोनों एक जगह पे है, आप इसे बोल देते हैं हर्माफ्रोडाइट। हिंदी में तो उभय लिंगाश्रय उभय लिंगी चल जाता है, बट देखना इंग्लिश में जब बात करते हो ना तो हर्माफ्रोडाइट जनरली यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए। हर्माफ्रोडाइट किसके लिए, एनिमल्स के लिए। प्लांट के लिए इसके लिए यूज करते हैं मोनोइसियस। क्या यूज करते हैं बेटा, मोनोइसियस। हर्माफ्रोडाइट या मोनोइसियस ये टर्म यूज किया जाता है। जब आप बात करते हैं एक जैसे, ये एक पुष्प हो सकता है, समझिएगा, एक पुष्प है, उस पुष्प के ऊपर नर जननांग व मादा जननांग दोनों है। एक व्यक्ति ह्यूमन जैसे हम हैं, हमारे पास सिर्फ, जैसे मैं नर क्यों हूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ नर जननांग है। एक फीमेल होगी, एक मादा होगी, क्यों, क्योंकि उसके पास मादा जननांग है। ऐसे ही हम बात करें केचुए की, केचुए के ऊपर नर व मादा दोनों, तो केचुआ कैसा हुआ, हर्माफ्रोडाइट हुआ। वो पुष्प जहां पे दोनों हैं वो कैसा हुआ, उभय लिंगाश्रय हुआ, बाइसेक्सुअल हुआ। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग उभय लिंगाश्रय, हर्माफ्रोडाइट के साथ साथ बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। देखो बहुत सारे टर्म हैं, जो आपको याद हो पाए याद कर लेगा। सब बता दिया, जितना पॉसिबल था आपको फंसाने के लिए, पूछने के लिए, सब बता दिया। ये भी संभव है कुछ जगहों पे ये भी संभव है बेटा कि नर व मादा अलग अलग शरीर पे पाए जाते हैं। अलग अलग शरीर पर पाए जाते हैं। क्या होता है ये, अलग अलग शरीर पे। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, सुनना, इसे आपने क्या बोला, उभय लिंगाश्रय। ये क्या होंगे, एक लिंगी। ये क्या होंगे, एक लिंगी होंगे। नर अलग है, मादा अलग है, इन्हें क्या बोलते हैं, एक लिंगी या एक लिंगाश्रय।
या क्या बोल देते हैं बेटा, एक लिंगाश्रयी। मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे मोनोसियस लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं डायोसियस। अब आपको याद करने में दिक्कत होती है, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमें पता ही नहीं चलता कब हमें मोनोसियस होगा कब डायोसियस होगा। यहाँ पे हमेशा देखो क्या करना है, डायोसियस, डाई मतलब क्या, दो, डाई मतलब क्या, दो, मतलब जब मेल और फीमेल दो अलग अलग जगह पे है तो डाइसियस बोलेंगे। तरीका बता रहा हूं। मोनो का मतलब होता है एक, दोनों जब एक जगह पे होंगे तो मोनोसियस बोलेंगे। इस तरीके से याद कर। यहाँ पे हमेशा एक लिंगी में जहां पे नर जननांग पाया जाएगा वो नर कहलाएगा, और जहां पे मादा जननांग पाई जाएगी उसे मादा कहेंगे। यस और नो। यहाँ पे तो दोनों एक ही पे था, तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन कर नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जननांगों की स्थिति देख के अलग से नर व अलग से मादा। क्यों सिखाया ये कहानी क्यों सिखाई? ये कहानी आपको इसलिए सिखाया मैंने कि जब हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन तो एक चीज कंफर्म है कि यार लैंगिक जनन द्विपैतृक होने वाला है। यहाँ पे दो पेरेंट चाहिए, यस और नो। दोनों पेरेंट कौन कौन से हैं? एक नर है एक मादा हो गई। अब नर व मादा एक साथ भी हो सकती है, एक साथ भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकते हैं, यस और नो। ये पहली बात सिखानी थी, सीख गए ये बात? जब आप ये सीख गए कि नर व मादा एक साथ भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं, अब जरा सोचते हैं कि इनके बीच में प्रजनन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती होगी, कैसे संपन्न होती होगी। तो सीखेंगे बच्चे। हम यहाँ पे जब जननांगों की बात कर रहे हैं, जब हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा उच्च पादपों और उच्च जंतुओं की बात कर रहे हैं, यस और नो बच्चे। उच्च पादपों एवं जंतुओं में लैंगिक जनन की विधि पाई जाती है। लैंगिक जनन विधि पाई जाती है। कहां पे? उच्च जंतुओं में व उच्च पादपों में। अब लैंगिक जनन में दोनों के लिंगों से बनने वाली कुछ संरचनाएं मिलती हैं, इसलिए जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है उच्च जंतु या उच्च पादपों के अंदर, इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम इस प्रक्रिया को तीन भागों में बांट देते हैं। तो लिखते हैं लैंगिक जनन प्रक्रिया को सरलता से समझने के लिए, सरलता से समझने के लिए, समझने हेतु तीन भागों में बांट सकते हैं। इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तो तीन भागों में बांट के ही इसे पढ़ा जाता है, जिसमें लैंगिक जनन के बीच में इसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। आपको समझ में भी आएगा, सब दिखाऊंगा यहाँ पे। जो पहला भाग है पूर्व निषेचन घटनाएं, दूसरा मुख्य भाग निषेचन, और तीसरा पश्च निषेचन। मतलब पता है, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो हमने हर ये जो तीन घटनाएं हैं, ये जो तीन भाग में आप बांट रहे हैं, इन तीनों घटनाओं में हमने एक घटना हर जगह दिखाया है। क्या? ये निषेचन। देखो यहां पे भी निषेचन है, बट निषेचन के पहले की बात होगी पूर्व निषेचन। यहां पे भी निषेचन है, लेकिन निषेचन की बात की, यानी लैंगिक जनन में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो क्या है? वो है निषेचन। क्या है बच्चे? वो है निषेचन। देखिए जरा अब कि यहाँ पे होता क्या है। मैं आपको थोड़ा सा एक बेहतर तरीके से एक मोटा मोटा आइडिया देने के लिए, डिटेल भी करेंगे बट एक मोटा मोटा आइडिया देते हैं। हमने बना दिया एक नर व एक मादा। प्लीज बच्चों ध्यान से देखें। नर के अंदर हम बनाने वाले हैं नर युग्मक, मादा के अंदर हम बनाने वाले हैं मादा युग्मक।
अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक लिख रहा हूं। ये अगर मैं मानव की बात करूंगा तो ये नर युग्मक शुक्राणु होगा, अगर मैं मानव की बात करूंगा तो मादा युग्मक अंडकोश होगी। यस और नो। अगर मैं पुष्प की बात करूं तो ये नर युग्मक यहाँ पे परागकण होगा, मादा युग्मक स्त्रीधानी होगी, वहां पे स्त्रीधानी के अंदर अंड कोशिका जो होगी वो होगी। यस और नो। तो ये नर और मादा के हिसाब से बदलते रहेंगे। हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, हम जीवों में लैंगिक जन्म की बात कर रहे हैं, तो हम एक मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, किसी स्पेसिफिक जगह पे क्या बोलते हैं वो उस जगह के हिसाब से। जैसे जैसे ही यह पहला अध्याय खत्म होगा, दूसरा आप पढ़ते हो पुष्पों में लैंगिक जन्म, तो वहां पे हम सिर्फ पुष्प की बात करेंगे। फिर तीसरा चैप्टर पढ़ते हो मानव में लैंगिक जन्म, तो वहां पे हम बस मानव की बात करेंगे। अभी हम कॉमन बात कर रहे हैं, अभी हम सबकी बात कर रहे हैं एक साथ। क्लियर बच्चे? नर व मादा, नर युग्मक व मादा युग्मक, ये दोनों युग्मक आपस में संलयित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? निषेचन। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये प्रक्रिया कहलाता है निषेचन की प्रक्रिया। क्लियर हुआ? यही प्रक्रिया क्या है? निषेचन। और निषेचन से इन दोनों युग्मकों के मिलने से बन जाता है युग्मनज। क्या बन जाता है? युग्मनज। देख करेंगे, ये युग्मनज परिवर्तित होता है भ्रूण में, और इसके बाद इस भ्रूण का परिवर्धन होता है। लेकिन भ्रूण का परिवर्धन लैंगिक जनन में दो तरीके से होता है। कभी कभी तो कुछ जीव, कुछ पादपों के अंदर आप देखेंगे ये जो भ्रूण है, ये भ्रूण डायरेक्ट नया प्लांट, नया प्लांट तो मतलब प्लांट के अंदर नहीं, मैंने एनिमल में डायरेक्ट नया एनिमल बना देगा। कभी कभी ये अंडे के फॉर्म में जाएगा। तो बहुत सारी बातें होती है। हम क्या कर रहे हैं, हमने ये नर मादा, अगर मैं पादप की बात करूं, देखना हमने उच्च पादप की बात की है, मतलब एंजियोस्पर्म की, तो ये भ्रूण पादप दिखाने के लिए कि ये पौधों की बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं पादप की। ये भ्रूण जो है, यह भ्रूण बीज में परिवर्तित हो जाता है और इस बीज से फिर नया पादप बन जाता है। यस और नो? प्लांट के अंदर ये कहानी है। एनिमल दिखाने के लिए मैंने कलर चेंज कर लिया है। यहाँ पे एनिमल को मैं रेड कलर से दिखाने की कोशिश करूं, आई थिंक रेड कलर की विजिबिलिटी अच्छी आएगी। हाँ ठीक है। एनिमल, भ्रूण जो है ये दो तरीके से, जंतुओं में भ्रूणी परिवर्तन दो तरीके से होगा। कभी कभी तो ये अंडे बन जाएंगे और अंडे से फिर नया जीव निकलेगा, और कभी कभी ये डायरेक्ट ही यही भ्रूण परिवर्तित हो जाएगा नए जीव में। ये दो स्थितियां बनती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे लैंगिक जनन हुआ, लैंगिक जनन से नया पादप बन गया और लैंगिक जनन से ही नए जीव बन गए, चाहे अंडे देने वाले बने चाहे बच्चे देने वाले। तो लैंगिक जनन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? मैंने क्या बोला था, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, इसे तीन भाग में हमने बांटा है ना बेटा। पहली चीज, हमने बेस किसको बनाया था? हमने कहा निषेचन मेन है। तो निषेचन की प्रक्रिया जो हो रही है, इसके पहले का ये जो पूरी कहानी है, ये है पूर्व निषेचन। ये क्या है? पूर्व निषेचन की घटना। ये हो गई निषेचन। निषेचन से युग्मनज बन गया। युग्मनज बनने के बाद की इसके नीचे की जो भी है, ये है पश्च निषेचन। आपको इन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ना है। समझ में आया? ये पहला स्टेज, नाम देख लीजिए अब। ये दूसरा स्टेज और ये तीसरा स्टेज। यही तो लिखा था मैंने, पहला, दूसरा, तीसरा। इसी को डिटेल में करना है, राइट?